चलिए आप लोग को आज प्रीवियस ईयर सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जनवरी 2022 का है जो पूछा गया था पिछले साल, वो क्वेश्चन सीडीपी का है। देखिए ये आपका इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। और नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन 1 में है जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन 2 में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 में मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 में है किशोरावस्था। आप पढ़े होंगे भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इसमें होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। जन्म पूर्व कैसे हो जाएगा? जन्म पूर्व नहीं, जन्म पूर्व हो गया कि वो मतलब अभी उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसमें कि भाषा अर्जन जो है बच्चा का विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुबंधन। नेक्स्ट नंबर 2 में है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था? सामाजिक अनुबंधन। इसमें ऑप्शन है 1 में है प्रसूति अवस्था, 2 में है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, 3 में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 में है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। आप लोग को पता है कि एक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो है आपका कौन सा हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, किसी कक्षा में बोल रहा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? क्योंकि हम जो है जब भी दो ढंग का नहीं कर सकते हैं, लड़का और लड़की समावेशी कक्षा की तरह भी पढ़ाया जाना चाहिए, इसीलिए ये जेंडर पक्षपात कर रहा है, यानी कि एक को देख रहा है एक को नहीं देख रहा है, इसलिए ये हो गया जेंडर पक्षपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? हाँ, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, फिर वही क्वेश्चन आ गया जो नेक्स्ट गया, जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, यानी कि जो पक्षपात की जो बात कर रहा था पिछले क्वेश्चंस में, उसको कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? क्या ऑप्शन नंबर 1 में जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। क्यों महत्व देंगे भाई? महत्व देंगे तो पक्षपात होगा ही। ऑप्शन नंबर 3 में जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, खेल समूह बनाने के बाद क्या हो जाएगा? वो पक्षपात घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ये सब बकवास ऑप्शन है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बैठ के चर्चा करेंगे कि ये जेंडर पक्षपात को खत्म किया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जैसे आ गया था आप लोग ने पता दिया, इधर कुछ भी दे दे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ दे रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय
वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। सामाजिक संस्कृति के बारे में कौन बताया है? वाइगोत्स्की ने बताया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जॉन बी वाटसन, ऑप्शन नंबर 2 में लेव वाइगोत्स्की, 3 में जीन पियाजे और 4 में कोहलबर्ग। आपको पता है कोहलबर्ग दिया है नैतिकता का सिद्धांत, जीन पियाजे दिया है संज्ञानात्मक का, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति का। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जिक्सा पहली, ये है जिक्सा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, काले रंग वाला है, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता वाइगोत्स्की किस प्रकार संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत होगा, जोर से बोलना, पार या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। इसमें क्या हो जाएगा? वो खुद से बात कर रही है, किनके द्वारा बोल रहा है? ये वाइगोत्स्की के द्वारा बोल रहा है। वाइगोत्स्की के द्वारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। ठीक, अगर वही जीन पियाजे के द्वारा होता तो अहम केंद्रित होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का है, अनुबंधन का है, मॉडलिंग का, पाठ या ढांचा। इसके फोल्डिंग के बारे में पढ़े हैं। इसमें क्या है? बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर हम लोग क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। सहयोग देना ही क्या हो गया? पाठ या ढांचा। इससे फोल्डिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए आप लोग। ऑप्शन निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन नंबर ए में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ऑप्शन नंबर 2 संरक्षण कक्षा समावेशन, ऑप्शन नंबर 3 हस्तगत अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन नंबर 4 प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। इसमें कौन आंसर होगा? 2। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसमें आ जाएगा? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार इसमें नहीं आएगा। हस्तगत अनुकरण पदार्थ स्थायित्व नहीं, प्रतीकात्मक खेल विचारों के अनुक्रमणीयता। आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन? संरक्षण एवं कक्षा का समावेशन मूर्त में कर लेता है बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण भी कर लेगा और कक्षा का समावेशन भी कर लेगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है? ऑप्शन ए में है स्कीमा, 2 में है अवलोकन अधिगम, 3 में अनुबंधन, 4 में प्रबलन। क्योंकि पता है यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में से कौन सी पियाजे के अनुसार, पियाजे ने ही तो बताया है स्कीमा में ही भंडारित रहता है। चलिए आप लोग बहुत तेज हैं, सब जवाब दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए 10 में आप लोग दीजिए आंसर इसका। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे प्राथमिक को देखते हुए इसका ऑप्शन दीजिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। काहे को श्रेणी निश्चित करेंगे? जब श्रेणी निश्चित करेंगे जो विद्यार्थी को कम नंबर आएगा क्या वो हीन भावना उसमें पैदा होगी?
हम इसको क्या करेंगे, श्रेणी में नहीं निश्चित करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना कुछ सही है। आगे भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर क्या नंबर वाइज हम करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये तो और निगेटिव बात है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, आपका 2 ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग सबका जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 11 नंबर में आप लोग दीजिए जवाब। 4 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। नहीं, बुद्धि को मानवीय परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जाता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक है, कभी एकात्मक है, एक क्षेत्र होता है बुद्धि का। बुद्धि का क्या कितना क्षेत्र होता है? बहुआयामी होता है, बहुत सा। हाँ, बहुत सा क्षेत्र होता है। इसलिए आपका जो लास्ट में बचा तो ये आंसर होगा, बुद्धि बहुआयामी होता है तथा जटिल योग्यताओं का क्या है, समूह। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट, सृजनात्मक विचार। कारारूढ़ी हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूढ़ी किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्या सृजनात्मक विचारक, अविचारिक विचारक, अन्वय विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। कैसे आप जान गए सृजनात्मक विचारक है? आपका जगह ये विचारक है, क्योंकि बोल रहा है एकाधिक, यानी एक से अधिक समस्या के बारे में सोचती रहती है, यानी कि वो सृजनात्मक है। अनेक प्रकार की चीज को एक बार में सोच रही है, क्षमता है उसमें सोचने की, तब तो उसे सृजनात्मक विचारक कहा गया, यानी एक से अधिक समस्या के बारे में सोच रही है। ठीक, चलिए लगता है आप लोग 30 में 30 मार्क पूछे, बहुत तेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित समूह के कोई बच्चा है, उसको आप क्या कीजिएगा? ऐसे आप एक टीचर हैं, क्या कीजिएगा? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। कभी आप कहिएगा कि बच्चे को विद्यालय तुम छोड़ दो। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना, यानी कि इसके बारे में हम नया तरीका ढूंढेंगे एक टीचर के नाते कि बच्चे को कैसे हम पढ़ा सके। चलिए आपका ये सही हो गया और ये गलत। इसका आंसर 14 का आंसर 3 नंबर 3। चलिए नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को फिर अपने ले लीजिए कि हम एक टीचर हैं, एज ए टीचर हम क्या करेंगे? समावेशी कक्षा है, वहाँ पे हीन भावना नहीं है, वहाँ सब बच्चा एक ही जैसा है। समावेशी में सब बच्चे बराबर हैं। चलिए इसमें तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे, ये सक्रिय रूप से तैयार करेंगे।
चलिए इसका भी 3 होगा, 15 का 3। इसमें भी 3 ही होगा। चलिए ये आप पढ़े हैं, ये क्षमता के बारे में है। पठन वैफल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन ए न्यून अवधान विकार है, ऑप्शन बी में अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन बी धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। कारण पठन वैफल्य यानी पढ़ने में वो विफल हो रहे हैं, मतलब नहीं पढ़ पा रहा है, इसमें क्या आ जाएगा? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये सब नहीं होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 3 होगा। 3 होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को एक मुख्य धारा में शामिल करना। इसमें कौन सा होगा आंसर? व्यवहारवादी सिद्धांत में समावेशी, ये जो है समावेशी शिक्षा 2009 में नहीं कहा गया है। अशक्त बच्चा के प्रति सहानुभूति क्यों करेंगे भाई? आपका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है, इसलिए ये सही है। आपका बुद्धि सब गलत है। चलिए नेक्स्ट है 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रों याद जैसे आ गया निगेटिव और काट देंगे, क्योंकि पॉजिटिव हमसे पूछ रहा है आंसर ना कि निगेटिव। प्रबंधन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्या है? अनुबंधन द्वारा अर्जित। कोई तो सही बताइए, कोई नहीं। कारण संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद तो नहीं होगा, प्रबंधन पर केंद्रित भी नहीं होगा, अनुबंधन द्वारा अर्जित ये भी नहीं होगा। आपका होगा संरचनावादी ढांचे अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन आपका पॉजिटिव शब्द है ना कि निगेटिव है। जैसे कि अवबोध, उसको क्या करते हैं टीचर लोग? उसको या पढ़ाते हैं, उसको जो ना पढ़ पा रहा है उसको हम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं? जो अवबोध हो, उसी बारे में संरचनावादी ढांचे अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होगा? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक हो, चलिए नेक्स्ट 18 देखिए 18 अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आप शिक्षक हैं, क्या कीजिएगा? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। कभी नहीं करेंगे अनदेखा, यदि यही कैंसिल हो गया। बच्चों को दंडित भी करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नियम के अनुसार तो नहीं करेंगे, लेकिन टीचर बनने के बाद करता है। बार बार याद करने के लिए ये भी निगेटिव है। तो ऑप्शन 4 दूर से ही नजर आ रहा है। क्या होगा? प्रतिकूल तो निगेटिव कहाँ है? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऐसे भी आपका ये तीनों तो चलिए 19
छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के केवल जैसे आ गया कहानी खत्म है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है। आगे भी देखते हैं यंत्रवत याद करना है, गलत है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित अभी पिछले क्वेश्चन पे बात नहीं है, कभी नहीं करेंगे, इसलिए आपका एक नंबर कौन पता है? संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से जैसा है। अभी इनकी ई बोली क्या अलग है? ई बोली नहीं, ठीक नहीं, ये बोली अलग है। ये बोली ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः अलग है, ठीक है। कल इसके बारे में ये बोलेगी कि फलाना लड़की जो है तुम्हारे बारे में ये बोल रही थी, इसको संज्ञान में आ जाएगा कौन बोल रही थी। अब फिर क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। तो संवेग एवं संज्ञान क्या है? सन्निहित है। संज्ञान में आया फलाना ने हमको ये बोला तो गुस्सा आ गया, क्या हो गया? पहले संज्ञान में आया तब गुस्सा आया। गुस्सा माना ही तो संवेग है, ये संवेग है। संज्ञान मीन्स हो गया कोई चीज अपने अंदर आया बात, तब तो गुस्सा हो गया, इसीलिए सन्निहित है ना कि पूर्णतः अलग। चलिए नेक्स्ट, चलिए 17 नंबर आपके वही तो है सर। एक ही क्वेश्चन है सर। अच्छा रिपीट हो गया। ये भी रिपीट है सर। सब रिपीट। हाँ अब आएगा सर। हाँ अब चलिए 21 नंबर संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी के अनुसार अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्र पर याद जैसे आ गया कहानी खत्म है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम चक्र विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ये आपका सही है बाकी चलिए 22 विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? स्पष्ट भी दे रहे हैं और गैर भी उदाहरण दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? धारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए है, एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग भ्रांति का उत्तर नेगेटिव बात है, ये तो होगा ही नहीं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, अभाव होगा बढ़ेगा उसका ज्ञान। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। आपका ये भी कुछ सही है, लेकिन इससे बेहतर आपका है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। उदाहरण गैर उदाहरण ये क्या है? एक प्रभावशाली तरीका है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे में? क्या बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी? आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। देखिए यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन है, दंड का प्रयोग कर रहा है, निगेटिव वाला ही खोजेंगे हम। इसमें क्या होता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक भी होती है, बाहरी नहीं होती, इसलिए ये गलत है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, गलत है, घटती है, बढ़ती नहीं है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। गलत, प्रोत्साहित कौन कर रहा है? निगेटिव बात कर रहा है।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए 24। चलिए इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक मींस पॉजिटिव बात है। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। क्या शारीरिक दंड देती है, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक कभी नहीं करेंगे, शारीरिक दंड कभी नहीं देंगे। 2 और 3 आपका कहाँ है? चलिए 25 देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार-बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। पॉजिटिव बात ही है, बाकी बात सब नेगेटिव है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार कभी देंगे क्या? किसी को देंगे, मोबाइल दे देंगे, फर्स्ट डिवीजन करोगे तो मोटरसाइकिल दे देंगे, ये कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। भौतिक पुरस्कार देना गलत बात है। केवल जैसे आ गया, ये कहानी खत्म है। गलत उत्तरों को स्वीकार करके हम दंडित नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। हाँ अच्छा, 3 नेगेटिव हुआ, 1 पॉजिटिव हुआ। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? एक ही होगा सर। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से घटित मींस क्या होता है? मतलब घटित मींस वृद्धि किसमें होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में ज्यादा होता है। बाकी बात आपका चलिए 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, जहाँ पे नहीं क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे कला से ये कर देता है, खुद विभाग कर देगा, वहाँ ध्यान रखना है आपको। विकास जीवन पर्यंत होता है, सही बात है। विकास परिवर्तनीय होता है। विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक तथा संस्कृत संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। यही आपका सही है, बाकी बात चलिए 29 नंबर देखिए। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति और जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। कैसे बोल दिया वो? देखो, आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा होता है। जब भी विभिन्नता होगी तो दोनों के द्वारा होगी, ना कि पर्यावरण ना कि आनुवंशिकता अलग अलग रहेगा तो नहीं होगा, दोनों के परस्पर क्रिया के बाद ही होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का सब आदमी दीजिए जवाब।
तीन होगा, तीन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? पहला क्या है? परिवार है, खास पड़ोस। दूसरा क्या है? विद्यालय को खोजना है। परिवार ऐसे भी खत्म, विद्यालय एवं मीडिया होता है, बाकी मीडिया एवं खास पड़ोस। ये हो गया आज का क्लास यहीं पे खत्म। ये सीटीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आप लोग सही जवाब दिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। छुट्टी चलिए छुट्टी हो गई।